दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाओ उसको देखो, फिर आप इसको समझना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस वाले टॉपिक से। यहाँ पे बोलते हैं आप सभी को अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो आपके प्लांट्स है वो कौन से दूसरे ऐसे मोड्स हैं जिनसे न्यूट्रिशन ले सकती हैं। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। आपके कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब मैंने कल वाले पार्ट के अंदर आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो किस में हेल्प करता है, आपके यहाँ पे प्लांट्स के खाने को बनाने में उनकी हेल्प करता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, हाउ डू दे सर्वाइव, फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो अब आप सोचिए, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो कैसे जिंदा रह पाते हैं और कैसे अपने न्यूट्रिशन को यहाँ पे लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। अब जैसे हम लोग हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ जानवर होते हैं वो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो वो प्लांट भी ऐसे ही डिपेंड रहते हैं। दे यूज़ दी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो कौन सा यूज़ करते हैं मोड अपने न्यूट्रिशन के लिए? हेट्रोट्रोपिक, यानी कि किसी और से अपने खाने को लेते हैं। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो रिकी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आप इस वाले फिगर को देखो एक बार। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो आपका ये येलो येलो है आपके इस पेड़ के ऊपर कैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये बेसिकली आपकी अमर बेल है। तो इससे आपको क्या बात यहाँ पे बताना चाहता है, बोलता है दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड द कस्कुटा और अमर बेल। ये आपका कौन सा प्लांट है? कस्कुटा और अमर बेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक रेडी मेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अब कहते हैं कि इसके पास खुद से खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं है, तो ये सिर्फ बना बनाया खाना लेता है जिस भी प्लांट के ऊपर ये यहाँ पे लग जाता है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम द होस्ट, और जौन से भी प्लांट के ऊपर ये चढ़ जाता है, मतलब कि जिस किसी भी पेड़ के ऊपर आपका ये अमर बेल चढ़ जाती है उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। Since it deprives the host of valuable nutrients, Cascuta is called the parasite। और यहाँ पे कहता है कि जो आपका जिसके ऊपर भी चढ़ती है आपकी कैस्कुटा, उससे अपने न्यूट्रिशन वगैरह को लेती है और इसको हम क्या बोलते हैं? कैस्कुटा को पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली क्या बात बताते हैं कि मानो ये आपका प्लांट है, इसके ऊपर आपकी ये वाली अमर बेल है, तो जो ये अमर बेल है इसको तो हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट। यानी कि कोई दूसरा प्लांट अगर दूसरे प्लांट के ऊपर रहता तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पैरासाइट, और जो हमारा ये वाला प्लांट जिसके ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों वर्ड आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब आगे बोलता है एज वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। कहते हैं कि जब भी क्या आप सभी ये बताओ कि जो जैसे हम हैं या फिर कोई जानवर है, क्या हम भी पैरासाइट हैं? तो नहीं, हम पैरासाइट नहीं हैं, हम किसी के ऊपर रहते नहीं हैं ऐसे। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस इन योर टीचर। आपको इसके बारे में सोचना होगा और अपने टीचर से भी इसको लेकर बात करनी होगी। तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे कहता है हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या कभी आपने ऐसे पौधों के बारे में सुना है कि जो जानवरों को ही खाते हैं? देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कहते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं कि जो क्या करते हैं? इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ये कोई अमेजिंग बात नहीं है, जो ये प्लांट होते हैं ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप आगे चल के इस प्लांट की फिगर को देखो जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखी है आपकी 1.6 के अंदर, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी के लिए इसको स्टडी करते हैं यहाँ पे। फिर पहेली आती है और बोलती है wants to know whether mosquito, bed bugs, lices and leeches that suck our blood are also parasite। वो कहती है कि जो हमारे जैसे मच्छर वगैरह हो गए या फिर छोटी मोटी मक्खी वगैरह होती हैं जो हमारा खून वगैरह चूसती हैं, तो क्या वो भी पैरासाइट होती हैं? तो आप इस बात को सोचो, समझो और फिर कमेंट करके मेरे को पक्का बताना, ठीक है। अब आगे कहता है द पिक्चर लाइक और अ जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब इन वाले प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि आपका तो थोड़ा जग जैसा टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके ऊपर ऐसे आपकी लिड भी होती है, ठीक है।
द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और जो ये लीड होती है ये क्या करती है, इस प्लांट के माउथ को ओपन करती है और क्लोज करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर दैट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और यहाँ पे कहता है कि इस पिक्चर के अंदर क्या होते हैं, आपके हेयर होते हैं जिनका जो आपका एंगल होता है वो डाउन की साइड होता है, ताकि जो भी आपका इंसेक्ट इस प्लांट ने खाया है वो नीचे की साइड यहाँ पे जा सके। When an insect land in the picture, the lid closes and trapped insects get entangled into the hair। हम यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है तो जो आपका ये ऊपर वाला ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है, और जैसे ही ये बंद होता है तो जो आपका कीड़ा था वो कहाँ पे चला जाता है, जो हेयर होते हैं उनके अंदर यहाँ पे फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। और कहते हैं कि फिर जो आपका ये पिक्चर है इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे सिक्रेट करता है और उसकी हेल्प से इसको यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और जो भी उसके कीड़े के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ये प्लांट। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। और जो भी आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, अब आगे कहता है इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो। अब यहाँ पे कहता है कि ये बात भी आपकी पूरी पॉसिबल है कि इन प्लांट्स को ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँ जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं जिसके ऊपर ये उगे हुए होते हैं, क्योंकि जो अपना इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, इंसेक्ट है। आगे बोजो बोलता है बोजो इज कन्फ्यूज्ड इट इज इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड द कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस दे वाई डू इट फीड ऑन इंसेक्ट। यहाँ पे कहते हैं कि अगर मानो कि आपका जो ये प्लांट्स होते हैं जो कि आपके इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे कि आपके पिक्चर वाले प्लांट हो गए, इनका क्या होता है, ग्रीन कलर है तो इनके पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होगी, क्योंकि ग्रीन है तो क्लोरोफिल भी होगा और फोटोसिंथेसिस भी होगी, तो भी ये कीड़ों को क्यों खाते हैं। तो आप इस बात को भी यहाँ पे सोचो और कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए एज अ होमवर्क होते हैं, तो आपको खुद से इनको सोचना होता है, करना होता है, सर्च करनी होती है इनके ऊपर। अब आपको यहाँ पे फिगर दिखाता है आपके इस वाले प्लांट की जो कि आपके इंसेक्ट को खाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये इसकी लीड होती है, मतलब कि कोई पत्ते टाइप का होता है आपका इंसेक्ट, यहाँ पे आके बैठ जाता है तो फटाफट से ये क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है। बंद होने के बाद यहाँ पे आपकी हेयर होती हैं अंदर की साइड बहुत सारे, यहाँ पे इंसेक्ट फंस जाता है, फिर आपका डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे आता है और वो इंसेक्ट को यहाँ पे क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। आगे कहते हैं लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। यहाँ पे जो आपका पत्ता होता है ना वही ऐसी शेप बना लेता है इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो चलो इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आगे आते हैं हमारे सेप्रोट्रोप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन दी वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि जो आपकी मशरूम होती है इसके बहुत सारे पैकेट आपकी मार्केट के अंदर लोग बेचते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फुलफिली अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सोइल और ऑन द रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जब बारिश वगैरह आती है तो आपने देखा होगा कि जो आपकी मिट्टी होती है जहाँ पे नमी वगैरह रहती है वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी आपकी छतरी टाइप में उग जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। कहता है कि चलो हम इनके बारे में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से जो ये वाली आपकी मशरूम्स होती हैं अपने न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और कैसे ये ज़िंदा रह पाती हैं। तो बाकी अब मशरूम्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनकी पिक्चर्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली। तो चलो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे उससे पहले बोजो आपको कहते हैं, बोजो वॉन्ट्स टू नो how these organisms acquired nutrients. They do not have mouth like animals do. They do not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. बोजो यहाँ पे आप सभी को कहना चाहते हैं कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई मुंह होता है जैसे कि एनिमल्स के पास होता है कि वो अपने खाने को खा सकते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ना तो इनके ये कोई ग्रीन प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए बना सकते हैं। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो यार ये खाना भी नहीं बना सकते, तब भी इनके पास जो खाना आता है वो कैसे आता है। अब आपको यहाँ पे गिवन है एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्टन इट विद अ वाटर। यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, एक पीस लो ब्रेड का। तो चलो हमने ले लिया भाई अपने ब्रेड का एक पीस यहाँ पे, ठीक है।
कहता है लीव इट इन अ मोइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days until fluffy patches appear on them। यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, इसको यहाँ तक किसी नमी वाली जगह पे छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, जब तक कि इसके ऊपर यहाँ पे वाइट से आपके पैचेस नहीं आते। तो चलो वो भी आ गए, हमने 2-3 दिन हमारे कंप्लीट कर लिए। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अब कहते हैं कि ये जो आपका आया है ना, इसको क्या करना है, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत बड़ा करके देखना है और ऑब्जर्व करना है अपनी लैब के अंदर। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको दिखाई देगा कि जो आपका ब्रेड है इसके ऊपर कोई आपकी रुई जैसा वाइट पार्ट आ चुका है। तो वो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आपको उस फिगर के अंदर भी दिखाता है इसी चीज़ को कि ये आपका ब्रेड है, इसके ऊपर ये आपका पार्ट आ चुका है और ये जूम करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं, फंगी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। तो आपको यहाँ पे भी बताता है इसी बात को। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। कहते हैं कि जो ये आपकी फंगी होती है इनके बहुत सारे तरीके होते हैं न्यूट्रिशन को लेने के, और जो ये वाली आपकी फंगी है ये ब्रेड से ही क्या लेती है, अपने न्यूट्रिएंट्स को लेती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड द सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई किसी मरी हुई चीज़ से क्या लेता है, अपने न्यूट्रिशन को लेता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद स्टेरियोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड दिस सैप्रोट्रोप्स। और जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो कि ऐसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड द अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन दी हॉट एंड humid वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। कहता है कि जो आपकी फंगी है वो बहुत सारी नेचुरल चीज़ों के ऊपर आपकी उग सकती है खुद से, जैसे कि आपके पिकल्स हो गए, लेदर हो गए, कपड़े हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई अगर हम उनको नमी के अंदर छोड़ देंगे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। डूरिंग द रेनी सीजन्स दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। कहते हैं कि जब आपकी बारिश का सीजन आता है तो बहुत सारी चीज़ों को जो ये फंगी होती है ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि फंगी कैसी रहती है, आपके पेरेंट्स ने उसको हाउस के अंदर बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर सकते हैं। अब आगे पहेली आप सभी को बोलती है। पहेली इज़ कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगी डूरिंग द रेनी सीजन। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली डूरिंग द रेनी सीजन। कहते हैं कि जो यहाँ पे पहेली है ना, उसके पास बहुत अच्छे शूज़ हैं, वो उनको पार्टी वगैरह के अंदर पहन के जाती है, तो उसको इस बात का डर है कि क्या कभी उनके ऊपर भी फंगी आ सकती है या नहीं आती है। तो जो आपकी फंगी है वो कैसे एकदम से आपकी आ जाती है, इस बात को भी वो यहाँ पे जानना चाहती है। तो आप सभी के माइंड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो, चलो उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। दी फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। कहता है कि जो आपकी फंगी होती है ना, इसके आपके जो स्पोर्स होते हैं जो कि फंगी को उगने में हेल्प करते हैं, वो आपकी हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। व्हेन दे लैंड ऑन अ वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेटेड। कहता है कि जब ये कभी किसी नमी वाली जगह पे या थोड़ी मतलब कि थोड़ी गर्म भी हो लेकिन ठंडी भी हो, ऐसी जगह के ऊपर बैठती हैं, तो वो अपना जर्मिनेट करना यानी कि वो उगना स्टार्ट कर देती हैं और ग्रो होते जाती हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं ख़राब होने से, इसी चीज़ से। अब देखते हैं आपका माइंड कैसे काम करता है और आप कमेंट करके इस बात को यहाँ पे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। सो अब बोजो बोलता है, बोजो सेज वन हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय फंगी, ही वांट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो। कहता है कि जो बोजो है ना, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको बताते हैं, जो उसका ग्रैंडफादर था वो बोलता है उसको कि भाई एक बार जो हमारी गेहूं की फसल थी उसको जो ये फंगी थी इसने ख़राब कर दिया था। तो बोजो इस बात से परेशान होकर ये जानना चाहता है कि क्या कोई फंगी जो होती है वो हमें कोई बीमारी वगैरह भी लगा सकती है या नहीं लगा सकती। तभी पहेली बोलती है, told him that many fungi like the yeast and mushrooms are useful but some fungi cause disease in plants। कहता है कि कुछ फंगी तो हमारे लिए यूज़फुल रहती हैं, जैसे कि आपकी मशरूम हो गई, आपकी yeast हो गई, बट कुछ हमारे लिए ख़तरनाक भी रहती हैं और हमारे प्लांट्स के अंदर बीमारियां भी कर सकती हैं।
एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और एनिमल्स के अंदर भी कर सकती हैं और ह्यूमन बींग्स हम लोगों के अंदर भी कर सकती हैं। सम फंगी ऑल्सो यूज़ इन मेडिसिन, जबकि जो कुछ फंगी हैं उनका यूज़ हम अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए भी करते हैं। तो आप जान सकते हैं कि जो आपकी फंगी है उसके कितने ज़्यादा यूज़ आपके यहाँ पे रहते हैं। अब आगे कहता है सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहता है कि बहुत सारे आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं और वो अपना घर भी शेयर करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बोसिस। और कहता है जो ऐसा आपका रिलेशन रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। For example, certain fungi live inside the roots of plant. The plant provide nutrients to the fungus and in return fungus provide water and certain nutrients. हम यहाँ पे कहते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि कोई आपकी फंगी जो प्लांट की जड़ों के अंदर रह रही होती है, तो जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, बदले में जो आपकी फंगी है वो उसको पानी प्रोवाइड करती है और साथ में कुछ और दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो कि आपकी जड़ें खुद से नहीं ले सकती। तो इसमें वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइसिन्स a chlorophyll containing partner which is the alga and a fungus live together। अब यहाँ पे कहता है कि कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लाइट चेन्स, और क्या होता है इनके अंदर आपकी क्लोरोफिल भी रहते हैं और साथ में इनके जो क्लोरोफिल का पार्ट होता है उसको तो हम कहते हैं एल्गा और दूसरा पार्ट होता है फंगस। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। दी फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। जो आपका फंगस का पार्ट होता है वो क्या देता है, शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। शेल्टर मतलब उसको रहने की जगह देता है, पानी देता है, मिनरल्स देता है टू दी एल्गा को, एंड इन रिटर्न एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू दी फंगस। और बदले में जो एल्गा क्या करता है, इन सभी चीज़ों को लेके खाना बनाता है, खुद भी खाता है और उसको भी देता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ आपका सिम्बायोसिस। उसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है और यहाँ पे कहता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सोइल। जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी मिट्टी के अंदर अगेन से कैसे आते जाते हैं, तो चलो इस बात को भी यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे कहते हैं हैव यू एवर सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या कभी आपने देखा कि जो आपके किसान होते हैं वो अपने खेतों के अंदर खाद वगैरह का छिड़काव करते हैं और अपने जो गार्डन वगैरह होते हैं उनके अंदर भी जो आपके गार्डनर रहते हैं वो भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और जो आपके और क्या कभी आपने भी ऐसी कोई चीज़ को करके देखा है, डू यू नो वाई दिस इज़ डन, और क्या आप जानते हो कि ये चीज़ क्यों करी जाती है। यू लर्न दैट प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। आपको इस बात का तो पता चल चुका है कि जो आपके प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी मिट्टी से ही हमारे न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं और मिनरल्स भी लेते हैं। देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसी वजह से जो इनकी अमाउंट होती है यानी कि इनकी मात्रा होती है हमारी मिट्टी के अंदर, वो दिन पर दिन घटती चली जाती है। Fertilizers and manures obtain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. और जो आपके खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन हो गई, पोटाशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं, आपकी मिट्टी को अगेन से उन न्यूट्रिएंट्स को देती रहती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सोइल। और ये ज़रूरी भी होता है इन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी के अंदर डालना, जिससे कि जो आपकी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कम ना हो और वो पहले जैसे ही आपकी उपजाऊ बनी रहे। We can grow plants from keeping them healthy if we fulfill the nutrients required of the plant। कहते हैं कि हमारी फसल भी अच्छी होगी अगर हमारी फसल को वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसकी उसको ज़रूरत है। ठीक है। तो इसलिए हम अपनी मिट्टी के अंदर इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं। तो चलो फटाफट से अब आगे बात करते हैं। सो अब बोलता है यूजुअली क्रॉप्स प्लांट्स अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सोइल बिकेम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कहते हैं कि जो आपके बहुत सारे क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, वो क्या करती हैं, आपकी मिट्टी के अंदर से बहुत सारे नाइट्रोजन को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसी वजह से जो आपकी मिट्टी होती है के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कहते हैं कि वैसे तो आप सभी को पता है कि जो हमारी हवा है इसके अंदर बहुत सारी आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो आपके प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो वैसे आपकी नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, जबकि वो उसको मिट्टी के जरिए ही ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन कैसे चाहिए होती है, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर। द बैक्टीरियम कॉल्ड द राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म।
आपका एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, आपकी हवा से यहाँ पे नाइट्रोजन को लेता है और उसको एक यूजेबल फॉर्म के अंदर करके वहाँ पे सोल्यूबल कर देता है आपकी मिट्टी के अंदर, फिर प्लांट उसको यूज़ कर लेते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, so it often live in the root of the gram, peas, मूंग, beans and the other legumes and provide them with the nitrogen। कहते हैं कि जो आपका यहाँ पे राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, इसलिए वो जड़ों में रहता है प्लांट्स की, जैसे कि आपके ग्राम हो गए, पीस हो गए, मूंग हो गई, बीज हो गए और भी बहुत सारे आपके ऐसे लेगुमन जो आपके प्लांट्स रहते हैं उनकी जो जड़ों के अंदर वो प्रेजेंट रहता है और वो क्या करता है, उनको नाइट्रोजन देता है और बदले में उनसे खाना लेता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। These associations is a great of significance for the farmer। और कहते हैं कि जो आपका ये वाला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ये फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उनकी फसलों को उगाने के अंदर। They can reduce the use of the nitrogen fertilizers where leguminous plants are grown। वहाँ पे बहुत कम यूज़ किया जाता है इन खाद वगैरह का जहाँ पे आपके लेगुमिनस प्लांट्स क्या करे जाते हैं, उगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेगुमिनस प्लांट। अब कहता है कि जो आपके दालें वगैरह होती हैं वो भी आपकी लेगुमिनस प्लांट से ली जाती हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्नड द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर द ऑटोट्रोफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर द पैरासाइट और द सेप्रोट्रोपिक। अब कहते हैं कि आपको इस बात का यहाँ पे पता चला होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जो आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वैसे तो वो ऑटोट्रोपिक रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स आपके पैरासाइटिक और साथ में सेप्रोट्रोपिक भी रहते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स आर द categorized as heterotrophs since they depend on plants or the other animals for food। तो हम बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स होते हैं और हमारे एनिमल्स होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं उनके बेस पे कि भाई अपना खाना कैसे लेते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द पार्शियल हेटेरोट्रोप्स। क्या हम कह सकते हैं कि जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं वो आपके पार्शियली यानी कि थोड़े बहुत हेटेरोट्रोप्स हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जो अपना खाना है वो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड दे रखे हैं तो आपको इन सभी का मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑटोट्रोपिक मैंने बता दिया, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रोप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोट्रोफिक, स्टोमेटा। तो इन सभी का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से यहाँ पे समझा है। तो इसी के साथ आपको आगे एक बार चैप्टर को समराइज़ भी कराते हैं। चलो फटाफट से समराइज़ करते हैं फिर एंड करते हैं आज के चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे चलो समराइज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। कहते हैं कि जो आपके सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है और उसका यूज़ वो एनर्जी लेने के लिए करते हैं और साथ में मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी को। Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis, they are the autotrophs। कहते हैं कि जो आपके हरे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। प्लांट लाइक कैस्कोटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। कहते हैं कि जैसे आपके अमरबेल जैसे जो प्लांट होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से वो अपने खाने को लेते रहती हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड। कहते हैं कि जो आपके प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स की हेल्प से अपने खाने को ईजिली बना लेती हैं। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका क्लोरोफिल रहता है, वाटर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और आपकी सनलाइट रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। Complex chemical substance such as the carbohydrates are the product of the photosynthesis। अब यहाँ पे बोलता है कि जो आपके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये भी आपके एक फूड की तरह ही होते हैं जो हमें एनर्जी देता है। तो ये क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट होते हैं यानी कि आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में निकल के आती हैं। सोलर एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट्स। कहते हैं कि जो आपकी सोलर एनर्जी होती है, सूरज की एनर्जी होती है, उसको क्लोरोफिल क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है पत्तों के अंदर जो कि आपके प्लांट के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और जो ऑक्सीजन यहाँ पे बनती है उसका यूज़ हम लोग करते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए और बहुत सारे जानवर भी करते हैं।
अब आगे आप सभी को कहते हैं मैनी फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग मैटर, दे आर दी सेप्रोट्रोप्स। कहते हैं कि जो आपकी बहुत सारी फंगी क्या करती है, वो आपके मरे हुए चीज़ों के ऊपर से या फिर मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से अपने खाने को लेते हैं जो कि डेड डिके हो चुकी हैं, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। अ फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशंस एंड देयर आर कॉल्ड दी हेट्रोट्रोप्स। कहता है कि जो बहुत सारे आपके प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर अपने खाने को लेकर डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। तो यार इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। और यार अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको पसंद आया मेरा एफर्ट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।